हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे में दिए जाने वाले चार्जशीट के बारे में। चार्जशीट को का जो फॉर्मेट होता है उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। जब कोई रेलवे एम्प्लॉय कोई गलती करता है तो उसे चार्जशीट के द्वारा सज़ा मिलता है। अब चार्जशीट में क्या होता है ये हम आगे वीडियो में समझते हैं। कुल SF1, SF2, SF3 करके 14 स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब ये हुआ, ये चार्जशीट का फॉर्मेट है। कह सकते हैं चार्जशीट के फॉर्मेट को हम SF बोलते हैं। सबसे पहले है SF1। SF1 जो है हमारा ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन होता है, जिसमें किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड करने के लिए SF1 दिया जाता है। यानी जब किसी एम्प्लॉय को कोई सस्पेंड करता है तो उसे SF1 दिया जाता है। SF2 देखे थे। SF2 क्या है? ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन। ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एम्प्लॉय 24 घंटा से अधिक पुलिस हिरासत में रह चुका है तो उसे SF2 दिया जाता है, ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन। SF3 है सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड फॉर ग्रांट ऑफ सफिशिएंट अलाउंस। यानी जब कोई एम्प्लॉय को SF1 के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है तो वह एम्प्लॉय को सफिशिएंट अलाउंस दिया जाता है सस्पेंड के दौरान, ताकि वो अपना गुजारा कर सके। तो ये SF3 उससे रिलेटेड हो गया। SF4 देखते हैं, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। किसी एम्प्लॉय का सस्पेंशन खत्म करने के लिए SF4 दिया जाता है, यानी रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। SF5 देखते हैं, चार्जशीट फॉर मेजर पेनल्टी। ये अपना SF5 और SF11 के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। यानी आप अगर कोई मेजर पेनल्टी किए हैं, मेजर गलती किए हैं, तो आपको SF5 दिया जाएगा। और मेजर गलती और माइनर गलती क्या होता है ये हम आगे वीडियो में समझेंगे। SF6 जो है रिफ्यूजिंग ऑफ परमिशन टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट। SF6 इसका मतलब ये हुआ, SF6 का मतलब किसी कर्मचारी को चार्जशीट मिलने पर अगर वह एम्प्लॉय अथॉरिटी से किसी डॉक्यूमेंट का डिमांड करता है तो अथॉरिटी उसको SF6 के जरिए डॉक्यूमेंट नहीं देने के साथ उसका कारण भी बताती है। SF7 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। इंक्वायरी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट SF7 के द्वारा होता है। SF8 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर। प्रेजेंटिंग ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट होता है SF8 के द्वारा होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, LI वगैरह के एग्जाम में, या फिर रेलवे से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें, प्रमोशन से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। LDC और GDC में जो होता है उसमें पूछा जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर किस स्टैंडर्ड फॉर्म के आधार पर होता है, तो SF7, और प्रेजेंटिंग ऑफिसर का हो जाएगा SF8। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये हमारा SF9 है जो आजकल क्लोज हो चुका है, ये आजकल नहीं दिया जा रहा है। SF10 जो है डिसिप्लिनरी एक्शन इन कॉमन प्रोसीडिंग। कॉमन प्रोसीडिंग में क्या डिसिप्लिनरी एक्शन होता है उससे रिलेटेड SF10 होता है। जैसे अच्छा, SF10 को दो भाग में बांटा गया है, SF10 का A और 10B। 10A कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर इन कॉमन प्रोसीडिंग। कॉमन प्रोसीडिंग में आपको एक इंक्वायरी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होगा SF10A के अनुसार। SF10B जो है वो कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर इन कॉमन प्रोसीडिंग। कॉमन प्रोसीडिंग का में जो है प्रेजेंटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट SF10B के द्वारा होता है। SF11 चार्जशीट फॉर माइनर पेनल्टी। मैंने पहले ही बताया है, SF5 और SF11 को आगे वीडियो में पूरे डिटेल से समझेंगे। मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी ये दोनों जो है हमारा ज़्यादातर गलती करने पर एम्प्लॉय को SF5 या SF11 ही मिलता है। SF11 है चार्जशीट फॉर माइनर पेनल्टी। नेक्स्ट देखते हैं SF11B डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू होल्ड बाय इंक्वायरी अंडर रूल 11(1)(b) और 11(2). SF11C देखते हैं फॉर मेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर माइनर पेनल्टी वेयर द चार्जशीट फॉर मेजर पेनल्टी इनिशियली इशूड। कहने का मतलब ये हुआ कि डिसिप्लिनरी एक्शन माइनर पेनल्टी के लिए दिया जाए, माइनर पेनल्टी के लिए हो, जहाँ पे आपको एक बार, मान लीजिए आपको एक बार मेजर पेनल्टी इशूड हो चुका है, लेकिन आप पे जो डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा है वो माइनर पेनल्टी के थ्रू होगा, तो इसमें SF11C दिया जाता है। SF12 जो हो गया मेमोरेंडम वेयर एक्शन इज प्रोसीड अंडर रूल 14(2). SF13 देखेंगे परमिशन फ्रॉम प्रेसिडेंट फॉर एक्शन टेकिंग अगेंस्ट रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय। रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय के द्वारा कुछ गलत काम करने पे प्रेसिडेंट से परमिशन देकर उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है।
SF14 जो होता है चार्जशीट फॉर रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय, रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय के लिए जो चार्जशीट दिया जाता है उसमें SF14 का मेंशन किया जाता है। तो ये था हमारा SF1 से SF14 तक। तो आगे हम समझेंगे, आगे इस वीडियो में हम समझेंगे SF5 और SF11 के बारे में फुल डिटेल से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एक बार कर लें। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है DAR का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है डिसिप्लिन्ड अपील रूल। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन से डेट में इशूड हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1968 में ये DAR इशूड हुआ था। तो मेनली 2 प्रकार के पेनल्टी होते हैं, माइनर पेनल्टी और मेजर पेनल्टी। माइनर पेनल्टी में हमारा SF11 होता है और मेजर पेनल्टी में SF5 होता है। तो सबसे पहले माइनर पेनल्टी देखते हैं, छोटा गलती। तो माइनर पेनल्टी में जो होता है हमारा SF11 होता है और ये लोअर अथॉरिटी के द्वारा इसकी जांच होती है। माइनर पेनल्टी की जांच लोअर अथॉरिटी के द्वारा होती है। अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय को SF11 दिया गया है तो उसमें क्या क्या उसको लॉस हो सकता है उसे। तो सबसे पहले आपको हो सकता है वार्निंग लेटर दिया जाए कि आपकी निंदा किया जाए कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, डांट डपट के छोड़ दिया जाए। और क्या हो सकता है, निश्चित समय के लिए प्रमोशन पर रोक लग सकता है। कर्मचारी द्वारा क्षतिपूर्ति की भरपाई करने के लिए आपको कहा जा सकता है। निश्चित समय के लिए पास PTO पर रोक लगाया जा सकता है। निश्चित समय के लिए इंक्रीमेंट पर भी रोक लगाया जा सकता है। पे स्केल को लोअर किया जाएगा, मैक्सिमम 3 ईयर एब्सेंट होने पर दिया जाता है। या फिर अगर आप एब्सेंट हैं बिना बताए, बिना किसी कारण के, तो आपको SF11 दिया जाता है। तो अगर ये SF11 मिले तो एम्प्लॉय को क्या करना होता है, तो एम्प्लॉय को 10 दिनों के अंदर चार्जशीट का जवाब देना होता है। अगर आप सज़ा से संतुष्ट नहीं हैं तो 45 दिनों के अंदर हायर अथॉरिटी के पास आप अपील कर सकते हैं। इसमें आपको कोई डिफेंस हेल्पर अलाउड नहीं है, जिसको DH बोला जाता है। दोस्तों बहुत सारे एक कोडवर्ड है जो यूज किए जाते हैं, जैसे DH मतलब डिफेंस हेल्पर हो गया, CO मतलब चाइल्ड ऑफिसर हो गया, EO मतलब इंक्वायरी ऑफिसर हो गया, PO मतलब प्रेजेंटिंग ऑफिसर हो गया, PW मतलब प्रोक्यूशन विटनेस हो गया, DW मतलब डिफेंस विटनेस हो गया, और NIP मतलब नोटिस फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। तो ये हमारा हो गया SF11 के बारे में। नेक्स्ट हमारा है माइनर पेनल्टी। रेलवे में अगर बड़ा गलती करते हैं तो माइनर पेनल्टी दिया जाता है। तो इसमें SF5 दिया जाता है माइनर पेनल्टी के रूप में, जो हायर अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है। इसमें आपको कंपल्सरी रिटायरमेंट के लिए बोला जाता है कि आप कंपल्सरी रिटायर हो जाए, या फिर आपको रिमूवल फ्रॉम सर्विस भी दिया जा सकता है, या फिर डिसमिसल फ्रॉम सर्विस भी दिया जाता है। और ये तीनों जो है हमारा आर्टिकल 311 के द्वारा होता है। आर्टिकल 311 के द्वारा इसमें एक प्रावधान दिया गया है कि ये तीनों अगर किसी एम्प्लॉय को दिया जा रहा है तो उसमें इंक्वायरी मस्ट है, आप इंक्वायरी कीजिए। अगर एम्प्लॉय दोषी पाया जाता है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसमें एक अनिश्चित काल के लिए इंक्रीमेंट पर रोक लगाया जा सकता है। SF11 में हमारा निश्चित समय के लिए इंक्रीमेंट पर रोक लगा था, मैक्सिमम 3 ईयर के लिए, लेकिन इसमें अनिश्चित काल के लिए इंक्रीमेंट पर रोक लगाया जा सकता है। पे स्केल को 3 साल से ज़्यादा के लिए भी लोअर किया जा सकता है। अगर किसी एम्प्लॉय को SF5 मिलता है तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसको 10 दिन के अंदर अपना जवाब दें। हायर अथॉरिटी इंक्वायरी ऑफिसर EO नियुक्त करेगा। आप अपने डिफेंस के लिए एक रेलवे सर्वेंट को रख सकते हैं जिसे DW या फिर DH डिफेंस हेल्पर और DW डिफेंस विटनेस कहते हैं। आप अपना गवाह रख सकते हैं जिसे डिफेंस विटनेस कहा जाता है। देखिए दोस्त, एक ये होता है निश्चित समय के लिए इंक्रीमेंट पर रोक। इसमें 2 तरह के प्रावधान होते हैं, विथ कम्युनिटी इफेक्ट और विदाउट कम्युनिटी इफेक्ट। विथ कम्युनिटी इफेक्ट मतलब अगर आपका 2 साल के लिए इंक्रीमेंट कट है तो आपको आगे चल के कुछ मिलने वाला नहीं है, आपको फिर से वहाँ से नया से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर विदाउट कम्युनिटी इफेक्ट है तो अगर 2 साल के लिए इंक्रीमेंट कट है तो आगे चल के वो 2 साल में
जितना आपका इंक्रीमेंट बढ़ने वाला था वो तीसरे साल सभी मिल के एक साथ बढ़ जाएगा। तो यही वीडियो था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम और वीडियो बनाएंगे और आपके कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच।